डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर का आज का सबसे लास्ट पार्ट हम देखेंगे। तो इस पार्ट में है कोरोजन मतलब क्या, कोरोजन किसे कहेंगे। तो हमें ये दिखाई देता है कि जब एल्यूमिनियम नया नया होता है विच इज हैव अ शाइनिंग प्रॉपर्टी, वो शाइन करता है, लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद वो डल हो जाता है, उसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है और वो डल दिखता है। सिमिलरली सिल्वर शुरुआत में विच हैव अ शाइनिंग प्रॉपर्टी, सिल्वर को शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है शुरुआत में, लेकिन बाद में वो ब्लैक दिखता है। तो सिल्वर डेवलप्स अ ब्लैक लेयर ऑन इट। सिमिलरली copper which having also shining property, because all metals shows the shining property. So copper having the shining property, but after some days, कुछ दिनों के बाद it develops a green layer on it. तो ये किस वजह से होता है? Because metals are reactive. So each metal have different reactivity. जैसे कि silver reacts with the sulfur easily. So it develops a silver sulfide layer on it, and which having the black in color. Copper develops a carbonate layer, मतलब copper reacts towards the carbon dioxide. So it develops the copper carbonate CuCO3, which having a green in color. लेकिन आपने ये कभी देखा है कि गोल्ड का कलर चेंज होता हुआ? That means प्लैटिनम का कलर चेंज होता हुआ। तो that means those metals which are not undergo corrodes, they do not loses their shining property, that is called as the lusty areas. That metals are called as the noble metals. जैसे गोल्ड नोबल है, प्लैटिनम नोबल है, लेकिन those metals which reactive towards any element, towards the one of the element, so that metals undergo corrosion. तो जो मेटल कुछ लेयर बनाते हैं अपने ऊपर, उसी को कहेंगे करोजन। अब आपको पता है कि आयन का कौन सा लेयर तैयार करता है आयन अपने ऊपर? आयन कुछ दिनों के बाद किस तरह से दिखाई देगा? वो अपनी शाइनिंग प्रॉपर्टी लॉस करेगा। तो वो किस तरह से दिखाई देगा? वो ब्राउन कलर दिखाई देगा। आयन आपको दिखाई देगा कि अगर पुराना रॉड है तो पुराने रॉड को अगर आप हाथ लगाते हैं या उसके ऊपर से हाथ को घुमाते हैं तो क्या दिखाई देगा आपको? क्या हाथ को क्या लगेगा आपका? ब्राउन कलर लगेगा। दैट मीन्स दैट आयरन डेवलप्स अ ब्राउन कलर, मीन्स आयरन आल्सो अंडरगो करोजन। तो आयरन का करोजन होना मतलब होता है रस्टिंग। तो आज हम डिटेल में देखेंगे किसके बारे में? आज हम डिटेल में देखेंगे रस्ट क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है। रस्टिंग मतलब कोरोजन ऑफ आयन, आयन का कोरोजन होना। अब कोरोजन आपको समझ में आया है, तो कोरोजन ऑफ आयन, आयन का कोरोजन होना मतलब रस्टिंग होता है। ओके, अब क्या करना है? हमें सीखना है रस्टिंग क्या होता है। तो ये आयन का प्लेट लिया हमने, ये आयन का प्लेट है, समझो, कंसीडर करो इसको आयन का प्लेट है। अब इस आयन के प्लेट को स्क्रैचेस आया, यहाँ पे स्क्रैच आया, या जूम करके फिगर को देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे इस आयन को आया स्क्रैच, छोटा सा है स्क्रैच आया है, लेकिन हम जूम करके देख रहे हैं इसलिए बड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये क्या है? स्क्रैच है। अब स्क्रैच के ऊपर मॉइस्चर से, हवा में जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर से यहाँ पे आया क्या? वाटर ड्रॉपलेट या बारिश का, मतलब ये रेन से आया हुआ ड्रॉपलेट होगा वाटर का, या मॉइस्चर से होगा, चाहे जो भी हो। तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आया वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट है ये। अब होता क्या है? एनोड का यहाँ पे एनोड, ये यहाँ पे आयन को एक स्क्रैच आया, अब स्क्रैच के ऊपर एक वाटर का ड्रॉपलेट आया, ये क्या है? सर्कल राउंड में ये वाटर का ड्रॉपलेट है, ठीक है। अब होता क्या है? आयन फाई अंडरगो कोरोजन होता क्या है? एक पार्ट आयन का एनोड जैसा एक्ट होगा,
और दूसरा पार्ट इसको बढ़ाते हैं हम, दूसरा पार्ट आयन का, दूसरा मतलब क्या, जहां पे स्क्रैच आया हुआ है उसका एक पार्ट एनोड जैसा एक्ट होगा और दूसरा पार्ट कैथोड जैसा एक्ट होगा। तो एक एनोड है एक कैथोड है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हुआ। तो जब आयन अंडरगो करोजन इट हैविंग अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, अब इलेक्ट्रोलिसिस होगा मतलब ये एक्ट होगा किस तरह, ये एक्ट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसा। सो व्हेन आयन अंडरगो करोजन इट एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पता है हमें, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस देखा हमने, एक्वियस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस देखा, मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस देखा। तो जो भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा उसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आयन अंडरगो व्हेन करोजन इट एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मींस वन पार्ट एक्ट्स एज द एनोड, वन पार्ट एक्ट्स एज द कैथोड। अब हमें यह पता है चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे डैनियल सेल हो, कई बार हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि डैनियल सेल में भी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी दोनों डिफरेंट है। तो दोनों पे ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो अब हम ये आयन किस तरह से करोजन होगा इस आयन का ये देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, आयन की प्लेट दिखाई दे रही है, उसके ऊपर एक स्क्रैच आया हुआ है, फिर उसके स्क्रैच के ऊपर एक वाटर का ड्रॉपलेट है, एक पार्ट एनोड जैसा एक्ट होता है, एक पार्ट कैथोड जैसा एक्ट होता है, किसका, आयन का। अब रिएक्शंस देखेंगे हम, इसमें रिएक्शंस किस तरह से होती है, किसमें, जब आयन का करोजन होता है तब। तो देखेंगे सबसे पहले एनोड पे क्या होता है, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा। तो एनोड पे पता है हमें क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा Fe का, जो सॉलिड स्टेट में है। अब Fe इज कन्वर्टेड टू, इसकी वैलेंसी है 2, तो Fe2+। अब 2+ ये एक्वियस बना, अब एक्वा कहां से, वाटर कहां से, तो ये वाटर ड्रॉपलेट से वाटर है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट किस तरह एक्ट होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। तो Fe2+, मतलब 2+ चार्ज डेवलप कर रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ इसका ऑक्सीडेशन। अब कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा ये देखेंगे हम। हमें पता है कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, रिडक्शन होता है कैथोड पे। अब ये हवा में से, ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये O2 है, तो ये O2 गैस कहां से, एयर से, तो ये O2 गैस एयर से इसके बीच आया, किसमें, वाटर ड्रॉपलेट में आ गया O2 गैस। तो अब ये O2 गैस जो है, ये O2 गैस कहां से आया हुआ है, एयर से आया हुआ है। सो O2 गैस फ्रॉम एयर कंबाइंस टू द वाटर ड्रॉपलेट। अब ये कैथोड के जैसा एक्ट करेगा। तो O2 गैस प्लस 4H+, अब ये H+ कहां से आया, तो H+ आया एसिड से। अब एसिड कहां से बना, तो एसिड बना H2O, H2O कहां से, वाटर ड्रॉपलेट से। तो ये H2O किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, प्लस CO2, CO2 कहां से, एयर से CO2, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो एयर से CO2 गैस एंड ये वाटर ड्रॉपलेट कंबाइन होगा और तैयार होगा H2CO3। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। तो इस कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन होके क्या तैयार होगा, 2H+ प्लस CO3 माइनस माइनस। तो ये H+ कहां से है, ये H+ है एसिड से। तो रिक्वायरमेंट देखिए, 10th क्लास में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, एक बार रिवाइज करते हैं उसको। एक फ्लास्क लिया था, दूसरा एक फ्लास्क लिया था, तीसरा एक फ्लास्क लिया था। अब इस फ्लास्क में क्या किया था हमने, इस फ्लास्क में हॉट वाटर डाला था, हॉट वाटर, उबला हुआ पानी। अब इसमें हॉट वाटर डाल दिया, फिर इसमें एक नेल को रखा, नेल को रखा, आयन नेल मतलब कीला जो होता है ना, उसको रख दिया इसमें हॉट वाटर में। अब उसके ऊपर क्या किया, ऑयल डाल दिया इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि एयर, हॉट क्यों किया इसको, क्योंकि इसमें जो भी एयर कंटेंट था वाटर में,
जो भी एयर कंटेंट था वो एयर कंटेंट क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब इसमें क्या है, सिर्फ वाटर है। हॉट है इसलिए क्योंकि इसमें जो भी एयर है वो एयर को हमने बाहर निकाल दिया। तो अब बचा क्या, सिर्फ हॉट वाटर बचा। ऑयल यहाँ पे इसके ऊपर डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि एयर का कांटेक्ट ना आए इस वाटर में, और बाहर का जो एयर है, ऑक्सीजन है, इस वाटर में डिजॉल्व ना हो, इसलिए मतलब टू अवॉइड कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड द वाटर, एड ऑयल ऑन द सरफेस। अब इसको क्या किया, बंद किया, कॉर्क लगाया, बंद किया इसको। देखा 2 दिन बाद, 4 दिन बाद देखा क्या होता है, बाद में देखेंगे। अब दूसरे फ्लास्क में हमने क्या किया, दूसरे फ्लास्क में कैल्शियम क्लोराइड को रखा। कैल्शियम क्लोराइड, अब ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वाटर वेपर जितने भी है, मॉइस्चर जितना भी है, वो सभी मॉइस्चर को वो खींचेगा। अब सभी मॉइस्चर इसमें से निकल गया, तो इसमें बचा क्या, सिर्फ एयर बचा। किस प्रकार का एयर, ड्राई एयर बचा। सिर्फ ड्राई एयर है इसमें, ड्राई एयर है सिर्फ इसमें। अब इसमें क्या किया, आयन नेल को रखा, इसको कॉर्क लगाया और बंद कर दिया इसको। फिर तीसरे फ्लास्क में, समझ में आ रहा है, इसमें क्या है, इसमें वाटर नहीं है, एयर है। इसमें वाटर है, एयर नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे एयर वाटर। तो इसमें एयर नहीं है, इसमें एयर है। इसमें वाटर है, इसमें वाटर नहीं है। अब तीसरे फ्लास्क में क्या किया हमने, तीसरे फ्लास्क में हमने वाटर भी रखा और एयर भी रखा और इसको खुला ही छोड़ दिया, और इसको इसमें नेल रखा, कीला रखा एक आयन का, और रख दिया। 2 दिन 4 दिन के बाद देखा इसको, तो इसमें करोड नहीं हुआ था, रस्टिंग नहीं हुआ था आयन का। इसमें रस्टिंग नहीं हुआ था आयन का, लेकिन इसमें आयन का रस्टिंग हुआ था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, फॉर द करोजन, फॉर द रस्टिंग ऑफ आयन, बोथ conditions are required, both conditions are must. what type of condition, air must, air should be present। मतलब air मतलब क्या, air में जो भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन वहां पे होना ही चाहिए। दूसरी बात, वाटर वहां पे होना चाहिए। अगर वाटर नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगा। अब एयर नहीं है तो भी रस्टिंग नहीं होगा। तो दोनों के दोनों, एयर भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए वहां पे। तो आप समझ गए हैं कि H प्लस ये O2 गैस रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे जरूरी होता है। तो ऑक्सीजन कहां से आया, एयर से आया ऑक्सीजन। वाटर कहां से आया, मॉइस्चर से, मतलब एयर में होता है मॉइस्चर, या रेन से भी आ सकता है। तो ये O2 गैस प्लस 4H प्लस गया, 4H प्लस। अब ये H प्लस कहां से आया, तो H2O मतलब वाटर कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर एंड इट इज कन्वर्टेड टू कार्बोनिक एसिड। वीक एसिड है, डिसोसिएशन होता है, H प्लस मिलेगा, वो H प्लस यहां पे आया। तो H प्लस क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब करोजन की कंडीशन जो है, जो करोजन है उसको बढ़ा रहा है H प्लस। तो और एक कंडीशन क्या है, रिक्वायर्स एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट, एसिडिक मीडियम शुड बी प्रेजेंट फॉर द करोजन और फॉर द रस्टिंग ऑफ आयन। तो रिडक्शन होगा मतलब क्या, 4H कंबाइंस विद और गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से, ऑक्सीडेशन होने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वहां से इलेक्ट्रॉन। H प्लस कहां से, कार्बोनिक एसिड से H प्लस। कार्बोनिक एसिड कहां से, H2O कंबाइंस विद CO2 गैस एंड कन्वर्टेड टू कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3 डिसोसिएट्स एंड गिव्स H प्लस। दिस H प्लस कंबाइंस विद O2 gas from air, which this reaction takes place at the cathode, means reduction takes place at the cathode. It is converted to 2H2O लिक्विड। क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन हुआ, कैथोड पे रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पे एक बात जरूरी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका कितना है, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसका ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कितना, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.44 वोल्ट और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट।
ठीक है, तो ये 0.44 वोल्ट किसका, ये आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 1.23 वोल्ट। अब हमें इसका ई सेल निकालना है, ईएमएफ निकालना है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला आएगा। तो ई कैथोड मतलब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1.23 वोल्ट दिया हुआ है। अब उसमें एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखाई दे रहा है आपको, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कन्वर्ट अगर रिडक्शन पोटेंशियल में करते हैं तो ये प्लस का क्या आएगा, ये प्लस का आएगा माइनस। तो ये समझ में आ रहा है, ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये एनोड का ऑक्सीडेशन है तो ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें लिखना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। तो 1.23 माइनस, अब ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.44 है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा माइनस 0.44 वोल्ट आएगा। तो ये आएगा माइनस 0.44 वोल्ट, मतलब ये 1.23 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.44 वोल्ट। तो उसका अगर एडिशन किया जाए तो ये आता है 1.67 वोल्ट। तो इसका ईएमएफ या सेल पोटेंशियल ऑफ सेल कितना है, इसका कोरोजन का मतलब जब रस्टिंग होता है आयन का तब कितना आएगा 1.67 वोल्ट। किस तरह से आएगा ये हमने देखा। अभी थोड़ा आगे जाना है, हमें क्या करना है, अब रिएक्शन को बैलेंस करना है और उसका नेट सेल रिएक्शन को लिखना है। तो हम इस फिगर को हटाते हैं, ये रिडक्शन पोटेंशियल भी हटाएंगे यहां से। तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमें लिखना है नेट सेल रिएक्शन। अगर नेट सेल रिएक्शन लिखना है ना तो इलेक्ट्रॉन का बैलेंस करना होता है। अब रिडक्शन में आपको दिखाई दे रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में आपको दिखाई दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा क्या 2Fe सॉलिड, ये आया 2Fe सॉलिड, इट गिव्स 2Fe2 प्लस 2Fe2 प्लस एक्वियस, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, तो ये आया कितना 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये एनोड पे हो रहा है, इसको इसी रिएक्शन को हमने बैलेंस किया है। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें नेट सेल रिएक्शन लिखना है। तो नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब जो भी कैंसिल हो सकता है उसको हम कैंसिल करते हैं। तो ये प्रोडक्ट साइड में 4 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्टेंट साइड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे कैंसिल किया। अब जो भी बचता है उसे लिखेंगे हम, एनोड का लिखेंगे सबसे पहले 2Fe सॉलिड प्लस ये है O2 गैस प्लस ये है 4H प्लस, इसको एक्वा लिखेंगे, एक्वियस स्टेट में लिखेंगे क्योंकि वो वाटर में डिजोल्व होकर तैयार हुआ है H प्लस। तो 4H प्लस इट गिव्स क्या है 2Fe2 प्लस, ये भी एक्वियस स्टेट में है, तो 2Fe2 प्लस प्लस 2H2O लिक्विड। तो ये क्या है, कोरोजन के रस्टिंग के नेट सेल रिएक्शन है, मतलब ओवरऑल रिएक्शन है। किस तरह से निकाला हमने, तो एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन, आयन का हुआ Fe2 प्लस बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड का हुआ रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो O2 कंबाइंस विद H प्लस आया एसिड से, इट इज कन्वर्टेड टू H2O लिक्विड। सो here 4 electrons are present in reduction process, in oxidation process 2 electrons are present, so this whole equation is multiplied with the 2। तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 2Fe, it gives 2Fe2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो कैंसिल किया इलेक्ट्रॉन्स को और जो भी बचता है उसको हमने लिख दिया। यही है ओवरऑल सेल रिएक्शन। अभी भी नहीं हुआ है कोरोजन, अब हमें क्या करना है, हमें मिला है Fe2 प्लस। कोरोजन मतलब क्या, कोरोजन मतलब तैयार होना किसका, Fe2O3.XH2O, यही है रस्टिंग, यही है कोरोजन। तो Fe2 प्लस का अभी हमें देखना है वो किस तरह से, Fe2O3.XH2O मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस तरह से तैयार होता है ये हमें देखना है। ये Fe2 प्लस कहां से आया, ये Fe2 प्लस ये तैयार हुआ है फेरस आयन हम इसको बोलेंगे। तो दिस Fe2 प्लस कम, ये एक्वा लिखेंगे यहां पे, तो Fe2 प्लस फेरस आयन कंबाइंस विथ
ऑक्सीजन गैस प्लस H2O लिक्विड, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Fe2O3, यहाँ पे बैलेंस करेंगे 4Fe है, मतलब यहाँ पे 4 लगाएंगे कोएफिशिएंट, तो 4Fe2 प्लस कहां से आया है Fe2 प्लस, जो ऑक्सीडेशन होके एनोड पे तैयार हुआ था मेटल प्लेट के ऊपर, आयन प्लेट के ऊपर, Fe by loss of 2 electrons converted to Fe2 plus. So that Fe2 plus combines with oxygen gas comes from the air, and 4H2O liquid means it is also from the air or from the rain, and it is converted to Fe2O3 plus 8H plus, जो भी बचता है 4 multiplied by 2 मतलब 8H plus, तो 8H plus ये किस फॉर्म में है, ये एक्वियस फॉर्म में है। अब ये Fe2O3 जो है नेक्स्ट स्टेज में, तो ये Fe2O3 combines with X number of H2O molecules, it is converted to Fe2O3 dot XH2O, तो यही रस्टिंग है। मतलब व्हाट इज द रस्ट, रस्ट मीन्स Fe आयन is converted to Fe2O3 dot XH2O। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि व्हाट इज रस्ट, सो रस्ट इज नथिंग बट रस्ट इज द Fe2O3 dot XH2O। ये भी पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस इन द रस्टिंग, इन रस्टिंग स्क्रैच इज देयर एंड वाटर ड्रॉपलेट बिकम्स इन द स्क्रैच, मतलब वाटर यहाँ पे जरूरी है, ऑक्सीजन यहाँ पे जरूरी है, तो दैट Fe आयन, one side of iron, one part of iron of that scratch acts as the anode and another part acts as the cathode। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन पता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन पता है, तो Fe is converted to Fe2 plus by loss of 2 electron at the anode। एनोड साइड में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा हर एक Fe। that 2 electrons moves from anode to cathode in same metal, in same plate through that droplet। that means here metal plate or those metals which undergo corrosion acts as the electrolytic cell। क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और वही इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं कहां पे, कैथोड साइड में। यही तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं कहां पे, कैथोड साइड में। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब कैथोड पे होगा क्या, रिडक्शन होगा, किस तरह का रिडक्शन, O2 गैस कंबाइंस विद H प्लस, गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड टू H2O लिक्विड, फिर इसको हमने बैलेंस किया। ओवरऑल सेल रिएक्शन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन करोजन, इन रस्टिंग ऑफ आयन, विच वन इज द ओवरऑल रिएक्शन, विच वन इज द नेट सेल रिएक्शन, ये भी लिखा हमने। फिर हमने क्या किया, अब Fe2 प्लस जो मिला हमें ऑक्सीडेशन की वजह से, दैट Fe2 प्लस इज कंबाइंड टू O2 गैस, इट इज कन्वर्टेड टू Fe2O3 एंड दैट Fe2O3 कंबाइंस विद X number of H2O molecule, that is the water of crystallization takes place here, and it is converted to Fe2O3 dot XH2O, XH2O, it is rusting of iron। तो रस्ट होने की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है पूरे वर्ल्ड में। तो रस्टिंग किस तरह से होता है ये हमने देखा। अब एक जनरल सा क्वेश्चन है, एक आयन का रॉड हमने यहां पे रखा, मतलब जहां पे ड्राई होगा, राजस्थान ड्राई है या महाराष्ट्र का मराठवाड़ा ड्राई है या सौराष्ट्र ड्राई है, तो वहां पे हमने रखा एक रॉड को। दूसरी रॉड को हमने रखा कहां पे, कोंकण या गोवा या केरला, वहां पे रखा। तो कौन सा आयरन रॉड जल्दी कम समय में करोड होगा, रस्टिंग होगा उस आयरन रॉड का, तो हम समझ सकते हैं कि जो रॉड गोवा में रखा हुआ है या कोंकण में है या केरला में है, उसका रस्टिंग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो मराठवाड़ा में होता है या राजस्थान में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ड्राई है। ड्राई मतलब इसका पानी का या मॉइस्चर का कम होना, तो वहां पे मॉइस्चर ज्यादा है, वहां पे ऑक्सीजन तो सेम है सब जगह, तो वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से वहां पे रस्टिंग थोड़ा सा फास्ट होगा। तो क्या सीखा हमने, रस्टिंग को सीखा, और रस्टिंग के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन सीखा, एक तो वाटर का होना जरूरी है और दूसरा ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक पार्ट एनोड का काम करता है, एक पार्ट कैथोड का काम करता है, और वाटर
एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोलाइट। और कार्बोनिक एसिड का भी रोल यहाँ पे अच्छी तरह से, कार्बोनिक एसिड भी यहाँ पे अच्छी तरह से रोल प्ले करता है। कैसे तैयार होता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंबाइंस विद H2 एंड गिव्स द कार्बोनिक एसिड एंड दैट इज कन्वर्टेड टू और डिसोसिएटेड इनटू द H+ आयन। अब तो फिर से एक बार आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्या? स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। वहाँ पे एक वाटर ड्रॉपलेट दिखाई दे रहा है जो साइन कलर का है या ब्लूइश कलर का है। फिर आयन दिखाई देगा आपको, तो उसके ऊपर स्क्रैच आया हुआ है। एक साइड एनोड का काम कर रहा है, एक साइड कैथोड का काम कर रहा है। एनोड पे रिएक्शन दी हुई है, वहाँ पे कैथोड साइड में रिएक्शन दी हुई है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपको एरो से दिखाई दिया है वहाँ पे स्क्रीन पे। और एक कॉर्नर में, मतलब जहाँ पे स्क्रैच आया हुआ है उसके कॉर्नर पे एक छोटा सा ड्रॉप ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है आपको। वो क्या है? वो रस्टिंग है। तो आई होप रस्टिंग किस तरह से होता है ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू। मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने एंजॉय किया, अच्छी तरह से समझ लिया, पढ़ लिया। उसके ऊपर जो भी एमसीक्यूज है आज तक पूछे गए वो सभी एमसीक्यूज की आपने प्रैक्टिस की या किसी और नोट्स में से आपने उनको सॉल्व करने की कोशिश की, सॉल्व किया उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।